आपने कब सोचा कि अभिनेत्री से नेत्री बन जाए? क्यों सोचा, क्या कारण था इसके पीछे? देखिए, मेरी शादी भगवापार में हुई है। मेरे हस्बैंड हैं श्री संजय निषाद जी उर्फ धनंजय निषाद जी। 2012 की बात की, कांग्रेस की बात की, 2012 फिर अगेन आपने एमएलए का चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद मेयर का। 2012 और 2024 आई थिंक 12 सालों का अंतर, कहाँ आप पाते हैं अपने आप को प्रेजेंट टाइम में? लोगों के दिलों में, लोगों के मन में, लोगों के मन में मैं बस गई हूँ, लोगों के दिलों में मैं बस गई हूँ। क्या बेसिकली अगर बात करें, मुद्दे क्या हैं आपके? बहुत सारे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो मुद्दे बहुत हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ काजल जी कि एक तरफ अभिनेता नेता, एक तरफ अभिनेत्री नेत्री, किस तरीके से समझते हैं कि अपने आप को कहाँ तक पाती है इसमें? क्योंकि एक तरफ रवि किशन है। रवि किशन जी अभिनेता थे, फिर नेता बने, लेकिन फिर भी अभिनेता बन के ही रह गए। अगर बात करें गोरखपुर की, निषादों का बहुत बड़ा जो है तबका जो है लोकसभा जिताने में, हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या लगता है कि जो नाटक के निषाद राज है, केवट है, उनको निषाद सपोर्ट करेंगे आपको? राम जी के सखा है जी, केवट जी, केवट के सखा है राम जी। कि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, राम से याद आ गया, अभी 2-3 घंटे पहले एक विवादित बयान चल रहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जी, जो राम के बारे में कुछ टिप्पणी किए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि जो राम को मानने वाले हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें? कैसे पता चलेगा राम को मानने वाले कौन है? इसका सनातनी लोग सीधा मतलब यही है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में चले जाए तो सही हो जाएगा। नहीं, सनातनी लोगों को बुरा लगना चाहिए ना जी, हर एक बात बुरी लगनी चाहिए। एजुकेशन बताया कि एजुकेशन, मानता हूँ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब जो ये प्रोपोगंडाज हो रहे हैं आपके हिसाब से, इनको रोकने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रही है आप अपने क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मेरी जनता मुझे इतना सहयोग प्यार आशीर्वाद देकर जिताए और अपने अपने काम कराए। सपा के कुछ जो कार्यकर्ता हैं गोरखपुर से, लग रहा है कि 2 खेमे में बट रहे हैं आपके टिकट पाने से, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सपने उसी के पूरे होते हैं जिसमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे होंगे एक शख्सियत हमारे साथ में है, उनका पैर फ्रैक्चर है, लेकिन उनके पैरों की आहट लोकसभा गोरखपुर सदर में तेजी से गूंज रही है, चारों तरफ दिख रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों में बराबर और एक ताबड़तोड़ रूप में जो है वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है। दोस्तों, आज न्यूज ताबड़तोड़ में एक्सक्लूसिव स्टोरी काजल निषाद की। आज इस स्टोरी में आप लोग देखेंगे कि एक अभिनेत्री किस तरीके से नेत्री बन जाती है, उसका सफर कहां से शुरुआत होता है और आज कहां तक पहुंच जाता है। मैम, सर्वप्रथम आपका न्यूज ताबड़तोड़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने मुझे लोकसभा की प्रत्याशी बनाया है और इससे जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है, खासकर महिलाओं में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, क्योंकि वो अगोर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि काजल निषाद जी फिर से एक बार लड़े, और जो महापौर चुनाव में धांधली होने का काम हुआ था उसका जवाब हम लोग बखूबी दें। इसलिए जनता बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत उत्साह है। अभी रात के 9 बज रहे हैं और आप लोगों ने देखा है कि मैं फिर भी यहाँ क्षेत्र में हूँ, अपने चल रही हूँ लगातार। पैर मेरा सूजा हुआ है, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, उसके बाद भी मैं चल रही हूँ। कुछ दिन मैं लाठी से चली, अब मैंने व्हीलचेयर ले ली है। इसका मतलब ये है कि कोई मुझे नहीं रोक सकता, चाहे मेरे दोनों पैर ही घायल क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी जनता के बीच में रहूँगी, उनके हक की आवाज़ उठाती रहूँगी। आपने कब सोचा कि अभिनेत्री से नेत्री बन जाए? क्यों सोचा, क्या कारण था इसके पीछे? देखिए, मेरी शादी भगवापार में हुई है। मेरे हस्बैंड हैं श्री संजय निषाद जी उर्फ धनंजय निषाद जी, उनसे मेरी शादी हुई है। और क्योंकि शादी होने के बाद जो है बेटियां अपने आप ही बहू बन जाती है और बेटी की डोली
मैं कैसे उठती है, लेकिन ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। तो ताउम्र ज़िंदगी भर बेटी ससुराल को संवारती है, सजाती है, वहीं की बन के रह जाती है। मैं भी यहीं की बन के रह गई और मैंने देखा कि यहाँ जो गरीब दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिनको अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है, हक से वंचित रहे, उन्हें पता नहीं चल रहा है, यहाँ शिक्षा की कमी है, ये आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, तो इनकी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं वैसे भी समाज सेवी तो थी ही, तो मैंने अपने जो हस्बैंड हैं उनसे कहा। उन्होंने कहा देखिए समाज सेवा करके वैसे भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, लोग दबा देंगे, इतनी ठीक से आपको आवाज़ नहीं उठाने देंगे। क्यों ना आप राजनीतिक कुछ पद लेकर आवाज़ उठाएं, तो उसमें बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, लोग सुनेंगे आपकी आवाज़। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन राजनीति जो है वो तो मुझे उतना समझ नहीं आएगा, मैं पॉलिटिशियन बनना ही नहीं चाहती हूँ, मैं समाज से भी ठीक हूँ। लेकिन अचानक जब मैं लापतागंज सीरियल कर रही थी मुंबई में, और अचानक मुझे फ़ोन आया, बिना मिले बिना देखे मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया था विधानसभा का 2012 में। बिना गए, लोगों के जूते रगड़ जाते हैं टिकट पाने में, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मुझे कभी भी, या समाजवादी की हो या कांग्रेस के हो, कभी ये कहना ही नहीं पड़ा कि मुझे टिकट चाहिए, और मुझे ऊपर वाले की दया से मिल जाती है। तो वो टिकट मुझे मिला, और तभी मुझे ये भी कहा गया, एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता ने, कांग्रेस के नेता ने कहा कि आपको टिकट मिला है। तो मैंने कहा कौन, ट्रेन का, फ्लाइट का, कौन सा टिकट मिला है? तो उन्होंने कहा अरे विधानसभा का टिकट मिला है आपको, और आपको ये लड़ना है एमएलए वाला चुनाव। तो फिर उसके बाद हम आए और बहुत अच्छे से मैंने दौरा किया और शुरू कर दिया। और मुझे वैसे भी आवाज़ उठाना, लोगों की भलाई करना, इस कामों में अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। 2012 की बात की, कांग्रेस की बात की, 2012 फिर अगेन आपने एमएलए का चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद मेयर का। 2012 और 2024, आई थिंक 12 सालों का अंतर, कहाँ आप पाती हैं अपने आप को प्रेजेंट टाइम में? लोगों के दिलों में, लोगों के मन में, लोगों के मन में मैं बस गई हूँ, लोगों के दिलों में मैं बस गई हूँ। इसीलिए मैं हर बार एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जा रही हूँ। संघर्ष मैं खूब कर रही हूँ और वो मैं करूँगी। मैं जानी ही जाती हूँ संघर्ष के लिए, मैं जानी ही जाती हूँ चलने के लिए, मैं जानी ही जाती हूँ लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। कल भी अगर आप देखेंगे, मयूरी सुधरपुर में मैं जा रही हूँ, एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं कुछ दबंग लोग, उनकी आवाज़ उठाने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप सभी आए और सभी पत्रकार महोदय वहाँ पहुँचे, मेरी हिम्मत बढ़ाने का काम करें, क्योंकि देखिए आप सब ज़मीनी हकीकत से परिचित है, आप वो आवाज़ उठाते हैं। मैं धन्यवाद कहती हूँ आप जैसे पत्रकार को, मैं थैंक्स टू कहती हूँ सोशल मीडिया को, कि सोशल मीडिया है तो लोगों तक आवाज़ पहुँचती है कि कहाँ क्या हो रहा है। मतलब सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है, कितना वादा है, कितना जुमला है, कहाँ पूरा हुआ, कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से और आप जैसे पत्रकार महोदय के माध्यम से पता चलती है। वही काम मैं भी कर रही हूँ जनता के बीच में जाकर। तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि देखिए 2022 में लड़ी, 80,000 वोट पाई, 2023 में महापौर का चुनाव लड़ी, 1,61,800 ग्राफ बढ़ रहा है आपका। वोट पाई। जी बिल्कुल। तो जनता ने मुझे सहयोग आशीर्वाद दिया है, मेरे समाज ने मुझे खूब साथ दिया है, और यही साथ प्यार आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं इनकी आवाज़ उठा रही हूँ। और इसीलिए देखिएगा कि ये 2024 ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव है भी नहीं, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं है। समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, देखिएगा आप। क्या बेसिकली अगर बात करें, मुद्दे क्या हैं आपके? बहुत सारे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो मुद्दे बहुत है। 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए, मोदी जी की सरकार को, और 7 साल आदरणीय योगी जी की सरकार को हो गए। केहू की नौकरी मिलल बा? पूछ रही हूँ मैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे पूछती हूँ पत्रकार महोदय, क्या आपके यहाँ ग्राम सभा में किसी को नौकरी मिला है? बिल्कुल, ये बात जो है आपकी दर्शकों तक जा रही है, वो जो भी उनका ओपिनियन है जरूर वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे। ज़रूर बताइएगा कि 10 साल की सरकार में और 7 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या आपको नौकरी मिला है, और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? तो मोदी जी तो कहले रहलन, योगी जी कहले रहलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियाँ मिली। कहाँ नौकरियाँ बा? ये खाता नौकरियाँ? अरे मोदी जी तो मशरूम खा रहे हैं, नौकरी कौन खा रहा है? बात सोचने वाली है। देखिए, आपको रोज़गार नहीं देंगी ये सरकार, ये आपको बेरोज़गारी देगी, ये आपकी महंगाई कम नहीं करेगी, बच्चों को नौकरियां नहीं देगी, ये आपको शासन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देगी, काजल निषाद की तरह बेईमानी करके, धांधली करके हराया जाएगा। ये आपको राशन देगी लेकिन शासन नहीं देगी, राशन देगी लेकिन शासक नहीं बनाएगी, हुक्मरान नहीं बनाएगी, राजा नहीं बनाएगी। तो क्या करेंगे आप? एक लोकतांत्रिक देश में हैं हम,
और यहाँ राजतंत्र घोषित किया जा रहा है। और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धांधली हो रही है और जिस तरह से संविधान की हत्या हो रही है, 2024 बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। 2024 के बाद चुनाव नहीं कैसे होंगे। कह सकती है? क्योंकि देखिए, महापौर का चुनाव हुआ, मेरे साथ धांधली हो गई जी। खत्म। फिर आपने देखा चंडीगढ़ में धांधली हुई, हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनको शर्म नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डूब मरना चाहिए। मोदी जी कह रहे थे डूब मरो, डूब मरो, मेरे भारत की सरकार डूब मरो। ये मोदी जी ने कहा था, आज उन्हीं के ऊपर लागू होता है। घूम फिर के हर लाइन उन्हीं के ऊपर लागू होती है, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है कि महापौर चुनाव में आप सबने धांधली किया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपका जो महापौर का, आपका महापौर पीठासीन अधिकारी ऊपर एफआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनको शर्म नहीं आती है। मुझे नहीं लगता 2024 के बाद अगर मोदी जी आए तो चुनाव होगा, सीधा कह दिया जाएगा है फलाने है तो विधायक बा, है फलाने है तो सांसद बा, घर में जाकर सुतता तो वोट की जरूरत ना है बा, ये सीधा बोल देंगे। क्या आवश्यकता है जनता के वोट की, जब आपको धांधली करना है, जब आपको चोरी ही करना है। जनता अपना कीमती वोट अपने उस नेता को देती है जिनको वो मानती है। जनता चाहती है कि मेरा फलाना नेता प्रतिनिधित्व करे मेरे क्षेत्र का, लेकिन वो वोट फिर से खा जाते हैं। तो भाई, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, महापौर से लेकर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के भारतीय जनता पार्टी के। तो आपका कौन है? कौन है ऐसा विपक्ष में एक मजबूत नेता जो आपकी लड़ाई लड़ सके? एक तो नेता आपको होना चाहिए विपक्ष में जो आपकी लड़ाई लड़ सके, सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठा सके। एक नेता होना चाहिए। तो मैं लगातार चल रही हूँ, मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद की ज़रूरत है। बूथ पर भी आपकी ज़रूरत है। और गणना के दिन मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। गणना के दिन आप सभी मेरे साथ खड़े रहेंगे। जहां एक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टेंटेटिव इलेक्शन की डेट जो है घोषित कर दी है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 16 कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए हैं। और उसमें एक ऐसा नाम काजल निषाद जी का है, जो आप समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उत्तर भारत का बहुत कम है, लेकिन सियासी पारा जो है गोरखपुर का इनकी वजह से बढ़ चुका है। मैं पूछना चाह रहा हूँ काजल जी कि एक तरफ अभिनेता नेता, एक तरफ अभिनेत्री नेत्री, किस तरीके से समझती है कि अपने आप को कहाँ तक पाती है इसमें? क्योंकि एक तरफ रवि किशन है। रवि किशन जी अभिनेता थे, फिर नेता बने, लेकिन फिर भी अभिनेता बन के ही रह गए। बड़े बड़े मंचों से, महोत्सव में जाओ तो उन्हें मज़ा आता है, महोत्सव में जाके डांस करेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा, जाके बड़े बड़े डायलॉग बाजी करेंगे, ए बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जाइब, ऐसे डायलॉग बाजी करेंगे। काजल निषाद अभिनेत्री थी, लेकिन समाज सेवी है, लगातार समाज सेवी है। दूसरी बात, काजल निषाद यहाँ की बहू है। रवि किशन जी यहाँ की बहू नहीं है, वो बाहरी है। काजल निषाद यहाँ की बहू है। लोग घर में जो है वो पहला करेंगे, शादी ब्याह पड़ला तो घर में ना बारात सब लोग अपना घर में ना इंतजाम करेंगे, घर वाले ठहराएंगे कि पूरा गांव मोहल्ला ठहराएगा, नहीं ना। तो हमेशा देखिएगा कि घर वालों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, बाहरी को नहीं, वो बाहरी हैं। हाल ही में जैसे कि अभी अभिनेता से मुझे थोड़ा रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है कि अयोध्या में राम से संबंधित नाटक का मंचन होता है, उसमें केवट का किरदार निभाते हैं। अगर बात करें गोरखपुर की, निषादों का बहुत बड़ा जो है तबका जो है लोकसभा जिताने में, हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या लगता है कि जो नाटक के निषाद राज है, केवट है, उनको निषाद सपोर्ट करेंगे आपको? राम जी के सखा है जी केवट जी, और केवट के सखा है राम जी। तो हमन के दादा पर दादा राम जी के नैया पार लगौले रहलन। अब कि राम जी हमन के निषादन के नैया पार लगाही। काहे कि राम जी केवट के साथ पहले रहेंगे। हमेशा केवट का जो है वो सखा सखा कहते हैं मोदी जी ना, तो हमू केवट है, हमू निषाद है, तो राम जी हमारे साथ हैं। अंतिम पड़ाव में सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, राम से याद आ गया, अभी 2-3 घंटे पहले एक विवादित बयान चल रहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जी जो राम के बारे में कुछ टिप्पणी किए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि जो राम को मानने वाले हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? कैसे पता चलेगा राम को मानने वाले कौन है? कौन तय करेगा कि भगवान को कौन मानेगा? भगवान किनके हैं? भगवान सभी के हैं। राम जी कण कण में है, राम जी मन मन में है, राम जी को कोई ला नहीं सकता। आपको लगता मैम, आपको लगता है इस तरीके की जो विवादित टिप्पणी कहीं न कहीं इम्पैक्ट? कोई विवादित टिप्पणी नहीं है। क्या विवादित टिप्पणी है? पहले मुझे एक बताइए, संजय निषाद जी जो है महावन अपने आप को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो विलीन हो गए हैं, वो क्या बोल रहे थे
कौशल्या माँ के बारे में कि खीर खा के कोई पैदा नहीं होता है, विवादित नहीं लगा? जी आपको नहीं लगा? जी जी लगा ना? फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पचा के बैठे हैं? हिंदुत्ववादी लोग कहाँ गए? कहाँ गए सनातनी? तो इसका सनातनी लोग कहाँ गए? सीधा मतलब बुरा यही है, नहीं लग रहा अगर है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में चले जाए तो सही हो जाएगा। नहीं, सनातनी लोगों को बुरा लगना चाहिए ना, जी। हर एक बात बुरी लगनी चाहिए। और योगी जी कह रहे थे हनुमान जी दलित है, बुरा नहीं लगा सनातनी लोगों को? हाँ, कितने लोग कहते हैं कि मोदी जी भगवान के अवतार है, भगवान से कंपेयर करेंगे एक आम इंसान को, बुरा नहीं लगता है सनातनी लोगों को, हिंदू को? देखिए, राम जी हर किसी के मन में है। हर कोई अगर राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? नौकरी की बात कौन करेगा? शिक्षा की बात कौन करेगा? आर्थिक मंदी जो छाई हुई इसकी बात कौन करेगा? साढ़ जो यहाँ वहाँ घुसे रहते हैं खेतों में और यहाँ वहाँ एक्सीडेंट करते हैं, उनकी बात कौन करेगा? कूड़ा कचरा जो और नालियाँ भरी पड़ी, आज भी अगर आप देखेंगे तो नाली भरी पड़ी होगी। क्यों? ये साफ सफाई की, स्वच्छता की, विकास की बात कौन करेगा? हर कोई अगर राम की बात करेगा तो। दूसरी बात, रही बात पूजा पाठ की, हम भी करते हैं, हम भी राम को मानते हैं। श्लोक आप पे सुने, सुना दीजिए। हम भी राम को मानते हैं, हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, हम भी कहते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और जी हाँ, रोजगार, एजुकेशन जरूरी है। क्यों पता है? बर देखो क्यों? आवला ना, हाँ, हाँ। बर देखो आवला तो का पूछल जाला? मतलब शादी वाले आते हैं। शादी हाँ, वाले हाँ। जब आते हैं, कितना पढ़े हो? समधी पूछते का है, बेटा कितना पढ़े लिखे हो, कितना कमाई करते हो, लड़की को सुखी तो रखोगे ना, कौन नौकरी करते हो जी, पैसवा कितना कमाते हो, यही ना पूछा जाएगा। कि ये पूछा जाएगा कि बेटा कितना कांवड़ ढोया है, कितनी बार राम जी के दर्शन करने गया, कितनी बार अयोध्या गया है, कितनी बार नहान करने गया, गंगा जी में कितना डुबकी लगाए हो तुम जी, पापी तो नहीं हो ना तुम, ये पूछा जा रहा है। पूछा जाता है शिक्षा, पूछा जाता है रोजगार, पूछा जाता है कमाई, वो ज़रूरी है। और शिक्षा ख़त्म कर रहे हैं, रोजगार ख़त्म कर रहे हैं, कमाई लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। बटुआ में जो औरतें पैसा धरी थी वो नोटबंदी में निकल गए। एजुकेशन बताया कि एजुकेशन, मानता हूँ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब जो ये प्रोपोगंडाज हो रहे हैं आपके हिसाब से, इनको रोकने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रही है आप अपने क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मेरी जनता मुझे इतना सहयोग प्यार आशीर्वाद देकर जिताए और अपने अपने काम कराए। मैं यहाँ आई हूँ आपको अपना हक देने के लिए। मैं आपको शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने ही आई हूँ। नेता ऐसा ही होना चाहिए, आपके सांसद, आपके विधायक ऐसे ही होने चाहिए। अगर आपने चुना है वोट देकर, सही मायने में वोट देकर चुना है, तो वो जो सीट होती है, वो जो पद होता है, वो गरिमा वाला पद होता है। उनको बजाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्षेत्र में जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल करने वाली हूँ, समस्या का समाधान बिल्कुल करने वाली हूँ। जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर जी ने एक संदेश दिया है कि नेता ऐसा होना चाहिए, मैं बिल्कुल वैसी नेता बनना चाहती हूँ। नायक वाली आपकी हर समस्या का समाधान हो, आपकी ही जनता का ही राज होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोक का तंत्र होना चाहिए, राज का तंत्र नहीं होना चाहिए। ये गणतंत्र है, गण का तंत्र होना चाहिए। मतलब सरकार जो है वो पब्लिक के लिए, सरकार जनता के लिए है, जनता द्वारा है, तो उन्हीं के लिए ये पूरा लोकतंत्र होना चाहिए। मैं वैसे नेता बनना चाहती हूँ जैसे मेरी जनता चाहती है। मेरा अंतिम सवाल, सपा के कुछ जो कार्यकर्ता हैं गोरखपुर से, लग रहा है कि दो खेमे में बट रहे हैं आपके टिकट पाने से, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम समाजवादी साथी जितने भी हैं, वरिष्ठ नेता से लेकर भाई बहन जितने भी हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है कि जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। वो कहीं से कुछ भी, कोई भी आदेश हो, वो सर्वोपरि है, हर कोई मानता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अंतिम में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने लोकसभा की जो जनता है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा साथ दीजिए, बस मेरा साथ दीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे नोट भी चाहिए और वोट भी चाहिए आपके आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि लगातार मैं चल रही हूँ इस पैर के साथ। हाँ, ये है, कोई चोट मुझे नहीं रोक सकती है आपकी आवाज़ उठाने से।
आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मुझे कोई भी चोट नहीं रोक सकती है। जब कोई सड़क से लेकर संसद तक की आपकी लड़ाई लड़ सकता है तो उसका साथ दीजिए, योग्यता के अनुसार अपने अपने पद पाइए, योग्यता के अनुसार अपनी अपनी जो भी काम है वो पाइए, अपना काम करवाइए, बस मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों के लिए लगातार चल रही हूँ और मैं अभी भी चेता रही हूँ कि आपने ज़रा सी भी गलती कर दी 2024 के बाद आप देखिएगा भारत में चुनाव नहीं होगा। आखिरी चुनाव समझकर मेरा साथ दीजिए। आखिर मैं भी महिला हूँ, कितना चलूँगी, कितना लड़ूंगी। 2012 से आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ, बस मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए और मैं अभी से सादर आमंत्रित करती हूँ। गणना में मुझे आप सभी का साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी काजल निषाद जी, जिन्होंने ताबड़तोड़ क्रम में सभी प्रश्नों के बेबाकी से जवाब दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर कश्यप। जय हिंद, जय भारत।